सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और जितने भी अभी तक एग्जाम हो चुके हैं कंपनी लॉ के, जो मैंने आपको थर्ड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कवर अप करवाया था, जो इम्पोर्टेंट है ना, सभी को पता है। और बहुत ही अच्छे रिव्यू आए हैं, मैं बहुत ही सेटिस्फाई हूँ और थोड़ा सा और होना चाहूँगी। अब की बार जो मेरा टारगेट है 1 लाख व्यू होने का है इस वीडियो के ऊपर। वो आप सभी को कंप्लीट अप करना है और वो कंप्लीट करवाना है, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों ने कैसे मुझे प्रेफर किया है, बच्चों ने कैसे मुझे मोटिवेट किया है और मेरी गलतियां भी निकाली हैं, मेरे को परसुएट भी किया है, इन्फ्लुएंस भी किया है। मतलब बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी हैं। क्या है, गलतियां करके ही हर एक इंसान सीखता है। जैसे आप लोग सीखते हैं वैसे हम भी सीखते हैं ना, हर इंसान ऐसे सीखता है। सो आज जो टॉपिक है मेरा कंपनी लॉ का 4th सेमेस्टर है, इसको हम कंप्लीट अप करने वाले हैं। टोटल 9 चैप्टर है इसके। बच्चों ने बोला कि मैम अब 4th सेमेस्टर का शुरू करवा दीजिए, यही है। वैसे मेरे को 1 अप्रैल से बनानी शुरू करनी थी, बट डिले होता गया। बट आज ये क्या है, कहते हैं ना, मुहूर्त निकला है आज, है ना। सो आज हम इसका शुरू करते हैं। बुक जो है, सभी पूछते हैं मैम बुक कौन सी है। वीके पब्लिकेशन की बुक है, अशोक शर्मा जी की बुक है, ठीक है। पिछली बुक भी हमारी अशोक शर्मा की थी और अब भी हमारी अशोक शर्मा की है, क्योंकि इसमें जो है लैंग्वेज जो है बहुत ही आसान रहती है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा, ये 2 से 3 मिनट मेरी वीडियो ऐसी चलेगी, क्योंकि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर बता देती हूँ, 9 चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर हैं बट थोड़े टेक्निकल है ना, क्योंकि अभी तक इनके बारे में आपने पढ़ा नहीं है। मेंबरशिप है, कंपनी मैनेजमेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी मीटिंग है, कंपनी प्रोसीजर है, डिविडेंड है, प्रिवेंटेशन है एंड रिकॉग्नाइजेशन है, अमलगमेशन है, वाइंडिंग अप है, ठीक है। आधे नाम बोले मैंने, ठीक है, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। 9 चैप्टर है, अप्रोक्स 1.5 महीने के अंदर हमारा सारा का सारा क्या है, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर है। पूरे चैप्टर हम वीडियोस के अंदर करेंगे, एक ही वीडियो के अंदर करेंगे। पता होगा जो पुराने बच्चे होंगे और जो नए बच्चे हैं, तो आपको भी पता लग जाएगा कि जो एक चैप्टर में पूरा एक वीडियो के अंदर करवाती हूँ, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको एग्जाम्पल आपकी लाइफ से रिलेटेड होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर है मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी। देखिए, वही बात, चलते हैं अपने खुद के घर वाले एग्जाम्पल के ऊपर, है ना। घर वाला एग्जाम्पल क्या होता है? घर वाला एग्जाम्पल होता है बेसिक से शुरू होना, है ना। सो यहाँ पे हम मेंबरशिप का मतलब समझते हैं, मेंबरशिप का क्या मतलब है और कंपनी का क्या मतलब है। सो मैंने देखा ही नहीं, वीडियो बंद हो चुकी थी, मैंने एग्जाम्पल पूरा पढ़ा दिया है, बट फिर भी कोई बात नहीं, मैं उसको एक्सप्लेन दोबारा से करती हूँ, ठीक है। हरिद्वार का मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। जैसे कि हरिद्वार के अंदर क्या है कि एक आश्रम बन रहा है, ठीक है। उस आश्रम के अंदर आपने मान लीजिए कि 21,000 रुपये की पर्ची कटवा दी, और वो 21,000 की पर्ची कटवाने का एक बेनिफिट है, जब भी आप उस आश्रम के अंदर जाओगे, वहाँ पर बिल्डिंग बन गई है आश्रम के, वहाँ पर मतलब घर बन गए हैं, कमरे बोलते हैं ना, कमरे बन गए, घर क्या बोल रही हूँ, कमरे बन गए हैं, मतलब कि खाना पीना वहाँ पर, जब भी आप वहाँ जाओगे तो आपको वहाँ खाना पीना रहना सब फ्री होगा। कारण क्या है? क्योंकि आपने इसके अंदर ये 21,000 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, तो दैट मीन्स आपको कुछ ना कुछ तो सर्विस मिलेगी। हर जगह ऐसा होता है, जहाँ पैसा दोगे वहाँ कुछ ना कुछ आपको इन रिटर्न ऑफ द सर्विस मिलेगी। यही होती है मेंबरशिप। दैट मीन्स आपने वहाँ कॉन्ट्रीब्यूट किया, किसका? पैसे का। इसे हम क्या कहेंगे? मेंबरशिप, राइट। आपको नॉर्मली पता होगा, जैसे कि हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोलते हैं, कोई भी एक इतनी बड़ी, मान लीजिए इतनी बड़ी कंपनी है, हम कंपनी पढ़ रहे, तो नॉर्मल सी बात है, कंपनी जब शुरू होती है तो मिनिमम मेंबर कितने चाहिए होते हैं? 7 चाहिए होते हैं, और मैक्सिमम मेंबर क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। पता है इस बात का, है ना। तो मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे? 7। तो 7 मेंबर कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे ना, कुछ ना कुछ तो पैसे लेके आएंगे, कोई एसेट्स लेके आएगा, कोई ना अपनी गुडविल लेके आएगा, मतलब अपनी रेपुटेशन लेके आएगा, है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या है, मैटर करती है। ये सभी चीज़ें क्या है, कंपनी के लिए एक अच्छी तरह से चलाने के लिए कंपनी के अंदर एज ए मेंबर वे हो जाते हैं। मेंबर मीन्स कंपनी के अंदर कुछ एक पार्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन करना, कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेना, कंपनी के अंदर जो भी लीगल एक्टिविटीज़ होती है उनके अंदर पार्टिसिपेशन करने का फिर मौका मिल जाता है आफ्टर किसके बाद? मेंबरशिप के बाद,
ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन द पॉइंट ऑफ द बुक के अंदर क्या कहते हैं कि मेंबरशिप का मतलब क्या होता है, सदस्यता। समझ में आ गया? जहाँ पर आप अपने आप को कंट्रीब्यूट करते हो, पार्टिसिपेशन करते हो, ठीक है। कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी का मतलब पता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कानून के द्वारा स्थापित की गई होती है। जितने भी रूल रेगुलेशंस होते हैं वो कानून के द्वारा होते हैं। कंपनी एक्ट बना हुआ है, 2013 का है, ठीक है। और ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ख़त्म होती है वो भी लोग के द्वारा होती है, शुरू होती है वो भी लोग के द्वारा शुरू होती है। कंपनी के अंदर जो लाइबिलिटीज़ है वो 3 तरह से होती है, जो हमने काइंड ऑफ कंपनी के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने क्या किया था कि कंपनी बाय लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, कंपनी लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, गारंटीड वाला होता है ना। तो ये सभी चीज़ें जब आप क्वेश्चन अगर आ जाए ना मेंबरशिप इन कंपनी के, तो पहले थोड़ा सा 2 लाइनें मेंबरशिप के ऊपर लिखोगे, तो 2 लाइनें फिर हमें कंपनी के ऊपर भी लिखनी होगी, एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन आता है, ठीक है। सो अब क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। जिस तरह से मैंने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं आप उस तरह से भी आप अपना लिख सकते हैं, और अच्छे से डेकोरेट करना है वो भी मैं अपने अलग से बता दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या कहते हैं कि हु हैज़ एक्वायर्ड द शेयर इन अ कंपनी विद शेयर कैपिटल। हु मीन्स कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करेगा। एक्वायर का मतलब क्या होता है, परचेज करेगा, ठीक है। ऐसा व्यक्ति, वो व्यक्ति जो कंपनी के शेयर्स को परचेज करेगा, कैसे, वही शेयर कंपनी के शेयर्स को क्या करेगा, परचेज करेगा, वो पर्सन क्या होगा, मेंबर्स हो जाएगा। दूसरी बात, 3 तरीके हैं, 3 लाइनें हैं पूरे बुक के अंदर। ये 3 लाइनें इतनी बार रिपीट हो चुकी है, सो इन 3 लाइनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान से मीनिंग समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्नेचर इन MOA। MOA का फुल फॉर्म पता होगा, चैप्टर नंबर 6 हमारा यही था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर डीम्ड टू हैव टू एक्सेप्टेड टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। ये कहते हैं जिस भी व्यक्ति का इस MOA के ऊपर साइन होगा, क्योंकि हमने बताया था लेक्चर के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाले चैप्टर के अंदर कि MOA पर उसी व्यक्ति का साइन होगा जो कौन होगा, मेंबर होगा। किसका मेंबर होगा, कंपनी का मेंबर होगा। तो नॉर्मल सी बात है, जिस भी व्यक्ति का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर सिग्नेचर होगा वो डीम्ड कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि वो क्या है, कंपनी का मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट बात कहते हैं कि आफ्टर द कंपनी इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी क्या है, एग्जिस्टेंस में आ गई है। कंपनी का क्या है, कंपनी क्या है, एक्ट के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट करवा ली है, उसे बोलेंगे हम इनकॉर्पोरेशन। ध्यान रखना है कि आफ्टर द कंपनी इनकॉर्पोरेशन, ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मेंबरशिप का कैसे पता चलेगा कि कोई भी कंपनी के अंदर जो मेंबरशिप हो रहा मेंबर है उसको कैसे पता लगेगा। पहली बात तो उसने शेयर्स को क्या किया होना चाहिए, एक्वायर किया होना चाहिए। दूसरी बात उसने क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर क्या किया होना चाहिए, सिग्नेचर किया होना चाहिए। तीसरी बात, जब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है, कंपनी जब बन जाती है तो उसका जो नाम है रजिस्टर्ड के अंदर लिख दिया जाता है, तो उस पर्सन को भी क्या कहेंगे, मेंबर कहेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है कि ही गिव हिज रिटन कंसेंट टू बिकम अ मेंबर एंड हिज नेम इज टू एंटर्ड इन द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी मेंबर। ये कहते हैं कि उसे क्या करना पड़ेगा, उसे क्या है, एक रिटन कंसेंट देनी पड़ेगी, एक रिटन सहमति देनी पड़ेगी लिखित में कि वो क्या हो गया है, एक मेंबर हो गया है, ठीक है। एंड हिज नेम इज एंटर्ड इन द कंपनी रजिस्टर, उसका जो नाम है एंटर कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा, कहाँ पर, कंपनी के रजिस्टर में। जैसे कि हर एक का नाम, जैसे कि आप सभी का भी नाम क्या है, आपके स्कूल के रजिस्टर्ड के अंदर, कॉलेज के रजिस्टर्ड के अंदर लिखा होता है कि हाँ ये बच्चे का रोल नंबर ये है। इसी तरह से मेंबर्स की भी होती है कि इसकी ID ये है, इसका नाम ये है, पता ये है, इसने कितनी शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं। ये सभी चीज़ें क्या है, फुल ऑफ कहाँ लिखी होगी, रजिस्टर ऑफ अ कंपनी के अंदर, ठीक है। पांचवी बात आपको क्या याद रखनी है, इफ अ नेम इज नॉट एंटर्ड इन द कंपनी रजिस्टर्ड, अगर नाम नहीं एंटर्ड है कहाँ पर, कंपनी के रजिस्टर में, बट रिटन कंसेंट इज डन, रिटन कंसेंट दे दी गई है बट नाम नहीं लिखा, कहाँ पर, रजिस्टर्ड ऑफ अ कंपनी के अंदर, रजिस्टर में नाम नहीं है, रिटन कंसेंट है, तो उस मेंबर को क्या नहीं मानेंगे,
मेंबर नहीं मानेंगे, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को मेंबर नहीं मानेंगे। ये 5 बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ये पांचों बातें क्या है, आगे रिपीट होती रहेगी। इसकी लायबिलिटीज़ के अंदर, इसके राइट्स के अंदर, कैसे कोई मेंबर क्या है, मेंबरशिप लेता है, टर्मिनेट होती है, ये पांचों बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। क्लियर हो चुकी है बातें, पांचों की बातें। इसकी की पॉइंट्स याद रखने हैं। एक्वायर्ड शेयर, सिग्नेचर इन मेमोरेंडम, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड, एंटर द नेम ऑफ द रजिस्टर्ड इन द कंपनी रजिस्टर्ड, एंड नेक्स्ट इज द रजिस्टर्ड के साथ साथ क्या होना चाहिए, रिटर्न कंसेंट प्लस में उसका नाम उसके रजिस्टर के अंदर एंटर होना चाहिए। 5 बातें हैं, आपको बिल्कुल याद रखनी। अब क्या आ जाती है, डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 के अंदर ये कहते हैं कि द सब्सक्राइबर ऑफ अ memorandum of a company shall be deemed to have agreed to become a member of a company and on his registration shall be entered as a member in it register of a member। क्या कह रहा है, ये जो सब्सक्राइबर है, दैट मीन्स ये जो मेंबर है, उसका मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर सिग्नेचर होगा तो वो मान लिया जाएगा, एग्री हो जाएगा कि वो क्या है, मेंबर है, कि हाँ ये सहमति हो जाती है। क्योंकि ये मेन डॉक्यूमेंट होता है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है एक कंपनी का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर किसी पर्सन का उसके अंदर सिग्नेचर है, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, मान लिया जाएगा क्या है, वो मेंबर है। दूसरा, उसका रजिस्टर के अंदर नाम होना चाहिए। डेफिनेशन भी इसी तरह से सिलेक्ट की है मैंने कि आपको जो मैंने इंट्रोडक्शन समझाया है वो डेफिनेशन से थोड़ा सा कोरिलेट करता हो, याद करने में थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है कि हु मे बी मेंबर, कौन मेंबर बन सकता है कंपनी का, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि हर कोई बन सकता है ना, हर कोई बन सकता है, पर मैं आपको 3-4 बातें बताना चाहूंगी। क्योंकि जो कंपनी के अंदर हमने पढ़ा था, कंपनी क्या है, कंपनी के साथ, कंपनी के अंदर जब एंटर करते हैं तो वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन किस किस के अंदर होती है, 2 पार्टीज के अंदर होती है ना। एक तो क्या होगा, वो उस कंपनी से बिलोंग करता होगा, और एक क्या है, आउटसाइडर होगा। ये कंपनी के बारे में सारी बातें बताएगा, किसको, इस आउटसाइडर को जो कंपनी का मेंबर बनने के लिए इच्छुक है। और ये भी सारी बातें बताएगा कंपनी को कि मैं अपनी सारी डिटेल बताएगा, है ना। तो दोनों के बीच में फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ना तो इसने प्रेशर किया होना चाहिए कंपनी ने, है ना, कंपनी के मेंबर्स ने किसी और आउटसाइडर को, ना ही ये किसी के दबाव में आकर कंपनी का मेंबर बने या फिर इसके अंदर कंट्रीब्यूट करे अपना। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंपनी हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से चलती है ना। ए पर्सन हु कैपेबल ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, और ये कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट या फिर मेंबर बनने के लिए क्या होना चाहिए, उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा बिजनेस लॉ के 5th चैप्टर के अंदर, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी, मीन्स कि जब भी कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। मीन्स कि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, या फिर कोई धोखाधड़ी से उसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना चाहिए, या फिर मिसलीडिंग नहीं की होनी चाहिए, है ना, गलत दिखा दिया पर है कुछ, हो कुछ और रहा है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, साउंड माइंडेड होना चाहिए, वो डिसीजन अपने खुद ले सके, ये सभी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। और उन सभी को, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो क्या हो, पर्सन हो, मेंबर हो, शेयर होल्डर हो, क्रेडिटर हो, डेटर हो, कोई भी पर्सन हो, उन सभी को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को फॉलो करना होगा। राइट, समझ में आया, इतना समझ में आया। तो अब डिस्कस करते हैं कौन कौन पर्सन क्या है, कंपनी का क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है और कैसे बन सकता है। सबसे पहली बात, एक इंडिविजुअल पता है कौन होता है, एक सिंगल पर्सन को बोला जाता है, चाहे उसके अंदर मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। इंडिविजुअल होता है, ठीक है, कोई ग्रुप नहीं होता। मेन पर्पस है कि कोई ग्रुप नहीं होता, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। एंड इंडिविजुअल हु इज कैपेबल टू मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो कैपेबल है, अभी समझाया मैंने कैपेबल का मतलब, जो जिसके अंदर क्षमता है, किसके क्या करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर किया है ना यहाँ पर, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट जब तक खत्म नहीं होता, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से वो परफॉर्म करे, ठीक है। और दूसरी बात क्या कहते हैं, द पर्सन मस्ट बी अडल्ट, साउंड माइंडेड टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन लेड डाउन इन द एक्ट। ये कहते हैं कि जो पर्सन है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, वो अडल्ट होना चाहिए, साउंड माइंडेड होना चाहिए, उसे कंपनी के जो प्रोविजंस है, जो एक्ट है, जो रूल रेगुलेशन है, उसे पूरी तरह से समझ आ जाने चाहिए, उसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए। वो पर्सन कंपनी के अंदर क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है। क्लियर,
इतना समझ में आया? तो इससे नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि पार्टनरशिप। अब आप, हाँ एक बात और बतानी भूल गई मैं कि ये जो कंपनी के अंदर जो मेंबर बनने से पहले उसमें क्या होना चाहिए, सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए, है ना। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, वो मैंने आपको केस समझाया था सैल्मन वर्सेस सैल्मन का, याद आया कि वो सैल्मन की एक कंपनी इधर बना ली, एक कंपनी इधर बना ली, दो इधर घोटाला होता है तो इधर ट्रांसफर कर देता है, इधर घोटाला होता है इधर ट्रांसफर कर देता है ना। तो वो केस बिल्कुल याद रखना, वो आगे तक चलता रहेगा। तो नॉर्मल सी बात है, तो पार्टनरशिप की तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, तो इस कारण से ये कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। अब आप ये कहोगे ये लिखा क्यों है, आपको पॉइंट्स बनाने हैं, आपको एग्जाम के अंदर पूरा एक्सप्लेन करना है, बताना है हमें आता है कुछ, है ना, तो इसलिए पूरी तरह से एक्सप्लेन करके आना है आपको, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या है कि पार्टनरशिप फर्म, पहली बात तो ये क्या है, ना तो बाय कर सकती शेयर्स ऑफ अ कंपनी और ना ही वो मेंबर बन सकती कंपनी का। दूसरी बात, क्योंकि उसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, क्योंकि जो लायबिलिटी फर्म की है वो लायबिलिटी आपके पार्टनर्स की भी, और वो भी अनलिमिटेड, उसे अपने घर की संपत्ति का यूज करके अपने फर्म की लायबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ता है ना। फर्म से खरीदी संपत्ति, यहाँ पे खरीदी संपत्ति दोनों एक ही होती है, बट कंपनी के अंदर दोनों पृथक होती है, अलग अलग होती है। वो कंसेप्ट हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर किसी को वीडियो का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट है जॉइंट हिंदू फैमिली। अब जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होता है सबको पता है, बट फिर भी थोड़ा बताऊंगी। जॉइंट हिंदू फैमिली होती है जैसे कि आपका परिवार, आप सभी का, सबसे पहले आपका क्या होता है, दादाजी होते हैं, फिर उनके बेटे होते हैं, मान लीजिए इसमें मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के बेटे हैं 2, वाई जेड, फिर आगे है 2 2 3 3, ठीक है। तो सबसे बड़े हेड को बोला जाता है कर्ता, है ना। जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता होता है जो पूरे बिजनेस को संभालता है, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, कर्ता। और यही व्यक्ति केवल कंपनी का मेंबर बन सकता है, ये बात ध्यान रखनी, इसलिए मैंने इसको बनाया है, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली कैन परचेज द शेयर इन अ कंपनी, कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब शेयर्स ही परचेज कर लिए कंपनी के तो वो क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा, है ना। और वो कंपनी के जो शेयर्स कौन परचेज कर सकता है, थ्रू कर्ता, ओनली कर्ता कैन बी मेंबर ऑफ अ कंपनी, ये इसलिए लिखा हुआ है ओनली, केवल और केवल कर्ता मीन्स की हेड ऑफ द फैमिली वही क्या होगा, कर्ता, वही कंपनी का मेंबर बन सकता है, किसी और को राइट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्पोरेट और कंपनी, ये कहते हैं कि दे कैन बी बाय द शेयर्स ऑफ अदर कंपनी मेड द मेंबर ऑफ अ कंपनी बिकॉज द कंपनी इज अ लीगल एंटिटी एंड द आर्टिफिशियल पर्सन। अब आपको बताती हूँ कॉर्पोरेट कंपनीज क्या होती है, कॉर्पोरेट कंपनीज क्या, इसी ये कंपनी का ही एक टाइप्स होती है, ठीक है। ये भी क्या कर सकते हैं, कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकती है। अब मैंने बोला कंपनी का टाइप होते हैं, नॉर्मल सी बात है, ये भी लीगल एंटिटी होगी, सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, और ये आर्टिफिशियल पर्सन है ना। बट इनकी एक कंडीशन है कॉर्पोरेट कंपनी की कि ये क्या होनी चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इनके पास आउट होना चाहिए, इनके पास होना चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, इसके चैप्टर भी मैंने करवा चुकी हूँ क्योंकि थर्ड सेमेस्टर के अंदर आया था। 7 चैप्टर है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के 2 मेन प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल हम क्या लिखते हैं, मेंशन करते हैं, कितने मेंबर है, क्या है, कैसे है, सब कुछ, है ना। सो हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अगर मैं इसको समझाने लग गई थी कम से कम 25 से 30 मिनट चली जाएगी, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। सो इसीलिए कहते हैं कि जो 3rd ईयर में पढ़ोगे तो तभी 4th ईयर में बेस्ट रहेगा ना, क्योंकि ये बेस होता है 3rd ईयर कंपनी लो, फिर हम 4th ईयर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है अपनी लायबिलिटी को, अपने दायित्व को पूरा करने में समर्थ नहीं होता है, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन, ठीक है। बट यहां क्या लिखा हुआ है कि एन इंसॉल्वेंट कैन कंटिन्यू टू बी ए मेंबर ऑफ अ कंपनी। वाह, क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि एक इंसॉल्वेंट व्यक्ति भी कंपनी के अंदर मेंबरशिप को कंटिन्यूस रख सकता है। कैसे, द राइट टू हैज द शेयर्स आर विद द ऑफिशियल रिसीवर। कहते कंपनी के अंदर क्या है, अगर ये प्रोविजंस बना हुआ है, वैसे नॉर्मली ऐसा प्रोविजन पहली बात तो होता नहीं है, अगर है
तो वो कंटिन्यूस कर सकता है, अदरवाइज वो भी कंपनी का मेंबर नहीं होगा। ठीक है। इफ आर्टिकल ऑफ अ कंपनी डू नॉट द परमिट दैट देन सॉल्वेंट कैन नॉट बी कंटिन्यूड अ मेंबर। लिखा हुआ ना, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का ये परमिट नहीं करता, मीन्स की परमिशन नहीं देता कि इनसॉल्वेंट पर्सन कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता, अपनी मेंबरशिप कंटिन्यूस नहीं कर सकता, तो वो उसकी वहाँ पे मेंबरशिप क्या कर दी जाती है, कैंसिल कर दी जाती है, अगर है कंपनी के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैरिड वुमेन। ठीक है। मैरिड वुमेन भी क्या बन सकती है, कंपनी के अंदर मेंबर बन सकती है। समझ में आया इतना पॉइंट? सो यहाँ पर ये जो मेन पॉइंट्स थे, क्या है, मेंबर बन सकते हैं। इसके बाद आते हैं फॉरेनर। फॉरेनर क्या होते हैं, विदेश से आने वाले व्यक्ति या फिर विदेश में रहने वाले व्यक्ति को बोला जाता है ना। ए फॉरेनर और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति जो भारत का सच्चा नागरिक नहीं है। ये आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे आगे, आप 5th सेमेस्टर में जब आ जाओगे। बस आप अभी याद ध्यान रख लो कि ये ऐसा व्यक्ति होता है जो भारत का सच्चा नागरिक नहीं होता। ठीक है। बिकम आ मेंबर, वो भी मेंबर बन सकता है विद द जर्नल एंड द स्पेशल परमिशन ऑफ द आरबीआई। क्योंकि आपको भी पता है जब भी फॉरेन करेंसी आती है, फॉरेन से डीलिंग की जाती है, लेन देन की, सबसे पहले परमिशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई से लेनी पड़ती है ना। क्योंकि आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पढ़ा होगा, है ना, अगर आपका सब्जेक्ट था तो। अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ, आपको सबसे पहले आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। जनरल परमिशन भी होती है, मतलब सिंपल, और स्पेशल परमिशन होती है ना। बट इन इवेंट ऑफ द वॉर, अगर युद्ध छिड़ा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए मैंने XY कोई कंट्री है और ZA एक कंट्री है। ठीक है। XY कंट्री का एक पर्सन इस कंट्री के कंपनी के अंदर वो क्या बनना चाहता है, मेंबर बनना चाहते हैं, है ना, कंपनी का मेंबर बनना चाहते हैं। उसने मेंबरशिप ले ली। ठीक है। कुछ टाइम के बाद इन दोनों के बीच में क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया, तो इसकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल कर दी जाएगी, क्योंकि ये आपस में दुश्मन हो चुके हैं। तो क्या होगा, इसकी मेंबरशिप भी वहाँ पर कट कर दी जाएगी। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कोई भी इसे राइट नहीं दी जाएगी। अगर राइट थे तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर वॉर होने से पहले कोई मेंबर बन गया है या वॉर होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं होगा मेंबर। अगर वॉर होने से पहले था तो उसके जितने भी राइट्स थे वो छीन लिए जाएंगे। ठीक है। ये कंडीशन है ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध। ठीक है। माइनर की बात की जाए, माइनर क्या मेंबर बन सकते हैं? अब आप ये कहेंगे, क्योंकि मैंने पार्टनरशिप में पढ़ाया था कि माइनर पार्टनर बन सकता है, तो मेंबर क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, बट वही रूल होगा, सेम रूल होगा कि जो मेंबर बन सकता है पर उसके गार्जियंस होंगे, उसके मीन्स की पेरेंट्स होंगे, जो उसको संभाल रहे हैं, वो उसके माइनर के बेस पे उनकी मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है। लाइबिलिटी कैन बी पेएबल बाय द गार्जियंस नॉट माइनर। अगर कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती भी है कंपनी के अंदर मेंबर बनने के बाद एक माइनर का, तो वो लाइबिलिटी कौन पे करेगा? गार्जियन पे करेगा, क्योंकि मेंबर के जो माइनर के बेस पे काम कौन कर रहा है, उसको संभाल कौन रहा है? गार्जियन संभाल रहे हैं, है ना। समझ में आया ये पॉइंट? ठीक है। अब 9th पॉइंट आता है जॉइंट होल्डर। जॉइंट होल्डर का मतलब क्या आता है कि जब दो होल्डर मिलकर किसी एक चीज को चलाते हैं उसे बोला जाता है जॉइंट होल्डर। अब यहाँ पर आपकी बुक के हिसाब से क्या बोला हुआ है, पब्लिक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, दोनों ने मिलकर मेंबरशिप लेनी है किसी और कंपनी के अंदर। ध्यान से सुनना, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, दोनों ने मिलकर किसी और कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, किसी और कंपनी के अंदर मेंबरशिप लेनी है, तो उन्हें बोलेंगे जॉइंट होल्डर। ये जॉइंट होल्डर भी किसी और कंपनी में मेंबरशिप ले सकते हैं, है ना। तो कहते हैं ईच होल्डर ऑफ द शेयर शैल बी डीम्ड टू बी ए मेंबर। ठीक है, इजी सी बात कह रहे हैं। ये कहते हैं कि हर एक होल्डर जो होता है शेयर्स का, वो क्या है, मेंबर माना जाएगा। डीम का मतलब होता है मानना, ये वर्ड हर जगह आएगा, थोड़ा सा इसको नोटिफाइड कर लो, मानना, मान लिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है मानना। जॉइंट ओनर ऑफ अ शेयर शैल बी डीम्ड टू बी वन मेंबर। ये कहते हैं कि अगर जॉइंट ओनर है तो उसमें क्या होगा, केवल एक ही मेंबर माना जाएगा प्राइवेट कंपनी के केस में। बट पब्लिक के अंदर जितने भी होल्डर है ना, सबको मेंबर मानेंगे, बट इसके अंदर केवल एक मेंबर को ही मानेंगे, जो कि ओनर होगा उसे ही मेंबर मानेंगे। इसमें कुछ एक कंडीशन है, ये वैसे कंडीशन नॉर्मल है, आप सभी को इसके बारे में पता होगा।
कहते हैं ना जिसका नाम पहले होगा वो ज़्यादा हकदार होता है ना, जिसका नाम पहले होगा वो ज़्यादा हकदार होता है। इसी तरह से इसमें भी होता है सर्टिफिकेट इशू टू द पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड फर्स्ट, जिसका नाम पहले है उसे ही क्या है इन शेयर्स का सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा कंपनी के द्वारा जहां पर उन्होंने मेंबरशिप ली है। जॉइंटली लाइबल, बट लाइबल दोनों होंगे किसी भी पेमेंट के लिए जो कॉल मंगाएंगे, है ना, ये आपको पता होगा। सबसे पहले एप्लीकेशंस होती है, फिर अलॉटमेंट होती है, फिर फर्स्ट कॉल होती है, फिर सेकंड कॉल होती है। अगर फिर भी कोई पैसा बचता है तो थर्ड कॉल भी कर देते हैं, फोर्थ कर देते हैं, है ना, ऐसे कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो लाइबिलिटी पे करने के लिए दोनों लाइबल होंगे, पर सर्टिफिकेट उसी को मिलेगा जिसका पहले नाम लिखा होगा, है ना। और थर्ड पॉइंट कहते हैं कि द पर्सन हुज नेम इज लिस्टेड फर्स्ट कैन पार्टिसिपेट इन द कंपनी मीटिंग। ये कहते हैं जिसका नाम पहले लिखा होगा, जब हम लिस्टेड करते हैं मीन्स कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है उस टाइम की बात की जा रही है, तो वही कंपनी पार्टिसिपेट कर सकती है उस कंपनी की मीटिंग के अंदर जहां पर वो मेंबरशिप ले रहे हैं। कंपनी मीटिंग क्यों की जाती है? कंपनी के अच्छे डिसीजन लेने के लिए, कंपनी के अंदर नई पॉलिसी करने के लिए, या फिर कोई भी पॉलिसी के अंदर चेंज लाने के लिए, है ना, या मोटिवेशन करने के लिए भी हो जाता है कि कंपनी के अंदर कि और अच्छे से काम कीजिए। ये सभी मीटिंग के लिए अंदर की जाती है और उस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट वही कंपनी करेगी जिसका नाम पहले लिस्टेड होगा। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि मोर्टेज ऑफ अ शेयर। मोर्टेज ऑफ का शेयर का मतलब क्या होता है? ये दो वर्ड हैं, आपने बिजनेस लॉ के अंदर पढ़ा होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर के अंदर, और अब भी आएगा ये, वो भी चैप्टर करवाने की पूरी, वो भी बुक करवाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। उसके अंदर मोर्टगेज आता है और एक आता है हमारा प्लेज आता है। मोर्टगेज हमारा कैसे होता है? जब हम मूवेबल गुड्स का गुड्स नहीं आएगा, इमूवेबल एसेट्स को क्या करते हैं, लोन के रूप में रखते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है जिसने कंपनी को लोन दिया है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, एक पर्सन है जिसने कंपनी को लोन दिया है, तो वो उसके बदले, लोन के बदले शेयर्स को परचेज कर सकता है। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? कंपनी ने उससे लोन लिया है, उसने उसके बदले में क्या कर लिया, शेयर परचेज कर लिए, उसे भी हम क्या कहेंगे, वो भी मेंबर बन सकता है कंपनी का। क्लियर, इतना आया समझ में? ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि वे ऑफ एक्वायरिंग द मेंबरशिप। कैसे हम मेंबरशिप ले सकते हैं कंपनी के अंदर, क्या क्या मेथड है, इसे हम वे भी बोल देते हैं। आपकी बुक के अंदर वे लिखा होगा, किसी की बुक के अंदर मेथड लिखा होगा, किसी की बुक के अंदर मोड लिखा होगा, है ना। टूल भी लिख देते हैं, टूल क्या है ना, टेक्निक्स लिख देते हैं। मोस्ट ऑफ क्या है, तरीका पूछ रहे हैं, तरीका क्या है जब हम कोई मेंबरशिप लेते हैं, मेंबरशिप एक्वायर करने के लिए, ठीक है, वो तरीका क्या है। सबसे पहली बात, वो 5 बातें याद हैं जो मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में समझाई थी, वही 5 बातें हैं, रिपीट होगी इसके अंदर, राइट के अंदर, लाइबिलिटी के अंदर, पर थोड़ा सा मोल्ड करके। ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट है बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम। आ गया याद, मैंने बोला था ये वर्ड आएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन समझ में आया? एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर सभी शेयर होल्डर का साइन होता है, जो कंपनी के सभी मेंबर्स का साइन होता है, जो कंपनी के मेंबर बन जाते हैं, है ना। और बाद में उनका नाम क्या कर दिया जाता है, रजिस्टर के अंदर लिख दिया जाता है कि हाँ ये कंपनी के मेंबर हैं। पता होगा क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पहले होता है, बाद में कंपनी का रजिस्टर के अंदर नाम लिखा जाता है ना। तो ये कहते हैं कि अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 ऑफ अ कंपनी एक्ट 2013 क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू हैव एग्री टू बिकम ए मेंबर ऑफ अ कंपनी। ये पूरी की पूरी डेफिनेशन की लाइन उठाई है क्योंकि आपको इजीली याद रह जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, आपको बार बार अलग अलग लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक से याद करना है, ठीक है, और आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। ये कहते हैं कि जो सब्सक्राइबर है, जो पर्सन है जिन्होंने कंपनी की मेंबरशिप को एक्वायर किया है, वो उनका क्या है, कंपनी के मेमोरेंडम के ऊपर साइन होना चाहिए और ये मान लिया जाता है कि ये जो पर्सन है ये क्या है, कंपनी का मेंबर है। रजिस्ट्रेशन शैल बी एंटर्ड एज अ मेंबर इन इट्स रजिस्टर। ये कहते हैं कि जो नाम है वो कंपनी के रजिस्टर में लिख लिया जाता है कि हाँ ये मेंबर कंपनी का ही है। ठीक है,
अब कई बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं। आप जब तक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का चैप्टर नहीं करोगे बच्चे, जब तक नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, क्योंकि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहते हैं ना कि ये रीढ़ की हड्डी है, मेमोरेंडम और आर्टिकल, है ना। अब ये तो है नहीं पूरा चैप्टर मैं अभी भी पढ़ाने बैठ जाऊं। अब मेरा क्या कंटेंट है, मेंबरशिप इन अ कंपनी। तो ये जो चैप्टर है आपको मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे ही, आप सर्च कर लेना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाय द कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट, ठीक है। आप तब भी आ सकते हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, या फिर मेरे चैनल के अंदर आप एंटर करेंगे तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कंपनी लॉ आपको वहाँ दिख जाएगी, तो आप वहाँ पर सारे चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएगी आपको थर्ड सेमेस्टर की, ठीक है। सो हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से, पहले इन चैप्टर को थोड़ा समझ लेना, ठीक है, देन आप यहाँ पर तक पहुँच पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब आपको मैं बताती हूँ, मैंने अभी एक सीरीज बोली थी कि पहले एप्लीकेशन होती है, फिर अलॉटमेंट होती है, फिर कॉल्स होती है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, जैसा भी पैसे कलेक्ट करने होते कंपनी को, है ना। तो इसके अंदर क्या है, जब भी कंपनी क्या है आपको शेयर्स, कंपनी क्या करती है सबसे पहले क्या है, एक नोटिस इशू करती है कि हाँ इस कंपनी के शेयर्स पब्लिक मार्केट में आए हुए हैं, है ना। जो पर्सन इच्छुक होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं ना। ये प्रोसेस मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 में बताई थी, शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंटी के अंदर। उसमें क्या था कि जब कंपनी अपने पैसे, जब पब्लिक कंपनी पैसा कलेक्ट करती है, कहाँ से, पब्लिक से, है ना, तो वो क्या करती है, एक नोटिस इशू करती है, एडवर्टाइजमेंट देती है कि इस कंपनी का इतने शेयर्स निकले हैं, इतने परसेंट अलॉट कर सकती है, एक शेयर इतने रुपए का है, एक शेयर मान लीजिए 10 रुपये का है, तो लोग खरीदने के लिए क्या करती हैं, एप्लीकेशन डालते हैं। फिर जितने शेयर हैं उतने शेयर, मान लीजिए कंपनी ने क्या करनी है, अपनी शेयर कैपिटल को एक्सटेंड करना है 1 लाख से, ठीक है, और एक शेयर जो है 10 रुपये का है, तो कितने उन्होंने शेयर्स को क्या किया है, पब्लिक को मतलब कि बुलाया है कि हाँ हमारे शेयर्स को परचेज करो। उन्होंने 10,000 शेयर्स को 10,000 शेयर्स को परचेज करने के लिए बोला है कंपनी को कि 10,000 शेयर अगर 10 रुपये का है तो टोटल शेयर कितने के हो गए, 1 लाख के हो गए। समझ में आ गया, 1 लाख है ये, ठीक है। तो क्या करेगी, सबसे पहले कंपनी ऑफर करेगी, देन आप उसके ऊपर एप्लीकेशन रिप्लाई करोगे कि हाँ हम इंटरेस्टेड है। जो इंटरेस्टेड होगा, मान लीजिए 10,000 शेयर्स है तो 10 के 10,000 लोगों ने क्या कर लिया, एप्लीकेशन दे दी, तो कंपनी क्या करेगी, फिर उसे क्या करेगी, अलॉट करेगी लोगों को कि लो हमने आपकी जो क्या है, हमने हमारे द्वारा की गई जो रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट की, दैट मीन्स आपने उस एप्लीकेशन को फॉर्म को फिल किया है, देन कंपनी आपको क्या करेगी, शेयर को अलॉट करेगी। फिर उसके बाद क्या है, पेमेंट होनी शुरू हो जाती है। ये पूरा एक प्रोसेस होता है ना, क्योंकि आप अकाउंट में भी पढ़ते आ रहे हैं, शेयर एप्लीकेशंस, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस, ये सभी सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि रिटन कंसेंट होता है विद द नेम इन एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। हर एक चीज लिखित में होनी चाहिए, कंपनी के अंदर जो भी काम होता है लिखित में होता है, चाहे बैंक हो, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, हर चीज रिटन कंसेंट में होगी। पहली बात तो ये, ठीक है। और ये कहते हैं कि देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे कहते हैं कि देयर मस्ट बी अ प्रपोजल टू बाय द शेयर एंड एक्सेप्टेंस। ये कहते हैं कि यह जरूरी है प्रपोजल होना, किस चीज़ के लिए प्रपोजल होना, कि शेयर्स को बाय करे एंड इसकी एक्सेप्टेंस हो। बाय प्रपोजल का मतलब कहते हैं कि शेयर्स को परचेज करने के लिए बोला जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ द एक्वायरिंग ऑफ द शेयर इज नोन एज अ प्रपोजल, है ना। मैंने बोला एप्लीकेशन, यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन, आपकी बुक के अंदर मैं दिखाती हूँ, आपको दिखाई दे रहा है। एप्लीकेशन फॉर एक्विजिशन द शेयर इज अ प्रपोजल, और द अलॉटमेंट की जाती है उसे बोला जाता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होती है, जब आप पूरी तरह से सहमत होते हैं कि हाँ हम उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, जब आप शेयर्स परचेज कर रहे हो तो आप उसकी मेंबरशिप ले रहे हो, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है समझ में, पहला तो क्या था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर सब्सक्राइबिंग करना, दूसरा क्या है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये जो शेयर्स परचेजिंग की जाती है उसके थ्रू करना। थर्ड पॉइंट क्या जाता है कि बाय एग्रीइंग टू परचेज द क्वालिफिकेशन शेयर। क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं, ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बट आप इतना समझ लीजिए, क्वालिफिकेशन जो शेयर्स है ओनली एंड ओनली पब्लिक शेयर के लिए ही क्या किया जाता है, इशू किए जाते हैं। पब्लिक शेयर ही एप्लीकेबल होती है इन शेयर्स को परचेज करने के लिए, इन शेयर्स को एक्वायर करने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है बाय ट्रांसफर ऑफ द शेयर, मीन्स कि दो व्यक्ति हैं, एक सेकेंड मैं आपको यहाँ एग्जांपल समझाती हूँ। दो व्यक्ति है, एक है मिस्टर एक्स, एक सेकेंड मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई। ये बिल्कुल ध्यान से समझना है क्योंकि ये टर्मिनेशन के अंदर भी आने वाला है पॉइंट, सेम पॉइंट है। मिस्टर एक्स के पास फिलहाल XYZ कंपनी के क्या है, शेयर है। कितने शेयर हैं, मान लीजिए 10,000 शेयर है, ठीक है, 100 रुपये का एक है, कितने हो गए हैं, 10 लाख शेयर हो गया, 10 लाख कैपिटल हो गया, है ना। अब ये चाहता है कि मैं अपने शेयर्स को क्या कर दूं, सेल कर दूं। तो ये क्या करेगा, अपने शेयर्स को सेल करेगा। इसके पास से तो शेयर हट जाएंगे, किसके पास चले जाएंगे, मिस्टर वाई के पास। तो जो सेल करता है, जो ट्रांसफर करता है उसे बोलते हैं ट्रांसफरर, और जो लेता है उसे बोलते हैं ट्रांसफरी। पीछे ई लगा देती हूं मैं, ठीक है, ट्रांसफरी, ट्रांसफर और ट्रांसफरी। ये देखिए तो कहते हैं ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफी। ट्रांसफर कौन है, जो ओनर था शेयर का, ट्रांसफी कौन है, जो अब परचेज किया जिन्होंने। देन ट्रांसफी बिकम अ मेंबर, अब उसने शेयर्स को सेल कर दिया तो जो मेंबरशिप है वो ट्रांसफर हो गई है ना। ये भी तरीका है मेंबरशिप को एक्वायर करने का। जब कोई पर्सन किसी शेयर्स को सेल करता है तो उस जो सेल करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो ट्रांसफ़र करता है, उसके जो क्या है मेंबरशिप तो कैंसिल हो जाती है, और जो लेता है उसको, जिसके पास ट्रांसफ़र होके जाती है शेयर, वो क्या हो, वो मेंबर बन जाता है, बिकम अ मेंबर। और उसका नाम जो है ट्रांसफरर का टर्मिनेट कर दिया जाता है, कहाँ से, रजिस्टर में से, और उसकी जगह किसका नाम लिखेंगे, ट्रांसफी का लिखेंगे। अब किसकी जगह, अब देखो मिस्टर एक्स का नाम तो हटा देंगे रजिस्टर में से और मिस्टर वाई का नाम लिख देंगे। ये भी एक मेथड है। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है एक और, यहाँ पर है तनु, यहाँ पर है अंकुश, ठीक है। ये शेयर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ये क्या है, ट्रांसफरर, ये क्या है, ट्रांसफरी। जिसको शेयर मिल रहे हैं वो होता है ट्रांसफरी, और जो सेल करता है वो ट्रांसफरर, ठीक है। इसका तो नाम अब क्या है, तनु का नाम क्या होगा, अब इसके कंपनी के रजिस्टर में से हटा दिया जाएगा, और अंकुश का नाम क्या होगा, कंपनी के रजिस्टर में एंटर कर दिया जाएगा, क्योंकि अब ये मेंबर है, ये नहीं है, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट है बाय टर्मिनेशन ऑफ शेयर। ट्रांसफर और टर्मिनेशन में थोड़ा डिफरेंस है। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, सेल करना होता है ना। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति जिसने शेयर्स को परचेज कर रखा था, एग्जांपल क्या था हमारा, सबसे पहले वाला मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई वाला। मिस्टर एक्स ने कितने शेयर्स को परचेज किया हुआ था, कंपनी के 10 लाख शेयर्स को परचेज किया हुआ था। तो उसकी क्या है, डेथ हो गई है, या फिर इंसॉल्वेंट हो गया, वो भाग गया, वो कैपेबल नहीं है पैसे देने के लिए, या फिर वो पागल हो गया है ना। तो इस केस के अंदर, जैसे बैंक के अंदर होता है, आप जब खाता खुलवाते हैं तो आपके क्या है, नॉमिनी का नाम लिखवाते हैं कि आपको अगर कुछ हो जाता है तो ये जो पैसा है, जो आपके बैंक का जो पैसा है, किसको मिलेगा, नॉमिनी होता है ना, वो पैसा किसको मिलेगा। तो इसी तरह से कंपनी में भी नॉमिनी लिखवाते हैं। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके द्वारा परचेज किया गया शेयर्स, राइट, ये कुछ भी है, प्रॉफिट है, डिविडेंड है, वो किसको मिलेगा, आपके नॉमिनी को मिलेगा। तो कंपनी की लैंग्वेज में इसे बोला जाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, नॉमिनी पर्सन बोला जाता है, ठीक है। ऑल द राइट ऑफ द शेयर, सारे के सारे जितने जो शेयर्स के जो राइट थे वो ट्रांसफर हो जाएंगे, किसको, नॉमिनी पर्सन को हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ने बनाया हुआ है। समझ में आ गया। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने अपने नॉमिनी को मिस्टर एक्स ने नॉमिनी बनाई थी, अपने वाइफ को बनाया हुआ था, मिसिज एक्स को, ठीक है, और अपने बेटे को बनाया था मिस्टर, मान लीजिए जेड बना लीजिए इसको, ठीक है। तो इनको पैसा मिलेगा, इनको शेयर्स की प्रॉफिट बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एक ये तरीका है मेंबरशिप लेने का। दूसरा, छठा तरीका है बाय सरेंडिंग द शेयर वारंट। देखिए शेयर वारंट को अंदर सरेंडिंग करना, अब मैंने आपको बताया था शेयर वारंट और शेयर सर्टिफिकेट में डिफरेंस क्या होते हैं, है ना। याद आ रहा है कुछ, अगर मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो शेयर वारंट और शेयर सर्टिफिकेट में डिफरेंस समझ में आएगा। मैंने बताया था कि शेयर वारंट तभी होगा जब क्या करेंगे,
आप उस शेयर वारंट तब होगा जब क्या है, फुल्ली पेड अप होगा उस शेयर्स का। याद आया? यस, ये वेरी गुड। ये कहते हैं कि ऑल द मेंबर हु रिसीव द शेयर वारंट देन ऑल आर रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफ द मेंबर कंपल्सरी, बट ही नॉर्मली member of a company if the volunteer surrender his share warrant to a company his name is entered in the register of a company। ये कहते हैं अगर कोई पर्सन, सरेंडिंग का मतलब होता है वॉलेंट्रियली क्या कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। कहते हैं जैसे हम टीडी करवाते हैं, है ना, टर्म डिपॉजिट करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं बैंक के अंदर, अगर हम उसको अपनी इच्छा से उसे तुड़वा देते हैं तो हमें क्या है, थोड़ा सा नुकसान होगा, बट वो टूट जाती है, वॉलेंट्रियल होती है ये, है ना। सरेंडिंग करना, सरेंडर कर दिया, कहते हैं ना सरेंडर कर दो अपने आप को। ये कहते हैं जब अपनी इच्छा से क्या है कोई काम करते हैं, कोई काम, वो चीज़ क्या है, वे पर्सन भी क्या है कंटिन्यूस मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेंबरशिप बाय द लोन। लोन का सेम पॉइंट आया, अब आपको याद आ जाएगा मॉर्टगेज ऑफ द लोन। अगर किसी पर्सन ने कंपनी को लोन दिया हुआ है, ये देखो मैंने लिखा हुआ सी इन अ पेज नंबर 2, सेम पॉइंट है। अगर किसी पर्सन ने कंपनी को लोन दिया हुआ है तो उसके बदले वो क्या कर सकता है, उस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकता है। ये भी एक तरीका है क्या करने का, मेंबरशिप को एक्वायर करने का। अभी हमने क्या पढ़े, वे ऑफ एक्वायरिंग द मेंबरशिप, मेथड, मोड, टेक्निक, टूल्स, ये सभी हमने पढ़े हैं, है ना, याद हो जाएंगे, बिल्कुल लॉजिक के साथ करा है। सबसे पहले मेमोरेंडम, एप्लीकेशन, फिर आते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स, ओनली पब्लिक कंपनी के लिए होता है, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, सरेंडर, लोन, 7 पॉइंट है, हो गया कंप्लीट टॉपिक। और मैं बता देती हूँ इस चैप्टर में से 100% एक 15 नंबर का क्वेश्चन तो कंपलसरी है ही है, और एक 4 नंबर का जरूर आएगा, चाहे वो राइट भी आ सकते हैं, और लाइबिलिटी भी आ सकती है, और टर्मिनेशन भी आ सकती है, या वे भी आ सकता है। सो बी अलर्ट, और ध्यान से फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ अ मेंबरशिप। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी से अपने आप को बाहर निकालना, टर्मिनेट करना, मीन्स की कंपनी के मेंबरशिप में से मेंबरशिप को छोड़ के आना, टर्मिनेट करके आना, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, सॉरी 2 नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला क्या है, ट्रांसफर ऑफ द शेयर। अभी मैंने बताया था ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन अपने क्या है, अब यहाँ पे तो क्या है, मिस्टर अंकुश क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। इसके लिए तो मेंबरशिप को एक्वायर करने का तरीका है, बट इन पॉइंट ऑफ व्यू तनु के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि मेंबरशिप को टर्मिनेट करने का मेथड है। आया समझ में लॉजिक? आप दोनों के अंदर सेम लाइन आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर देना। अब इस वाले केस के अंदर क्या होगा, जब मेंबरशिप एक्वायर कर रहे हैं तो अंकुश के बारे में ज़्यादा बातें होंगी, बस इसके बारे में क्या होगा, इसका नाम काट दिया जाएगा। बट टर्मिनेशन के बारे में बात की जाए तो तन्नू के बारे में ज़्यादा बात होगी, मीन्स कि ट्रांसफरर के बारे में ज़्यादा बात होगी। तो क्या होता है, इसके लिए मेथड है कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करके अपने आप को कंपनी के मेंबरशिप से क्या कर सकते हो, मुक्त कर सकते हो, हटा सकते हो अपने आप को। नेक्स्ट पोर्शन है फॉरफीचर ऑफ अ शेयर। फॉरफीचर का शेयर का मतलब क्या है कि जो शेयर्स कंपनी ने आपको अलॉट किए थे, अब आपको पॉइंट याद है, दूसरा पॉइंट मैं साथ साथ आपको रिवीजन भी करवा रही हूँ। एक्विजिशन का सेकंड पॉइंट क्या था, बाय द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कि कंपनी ने पर लोगों ने एप्लीकेशन दी, फिर कंपनी ने आपको अलॉटमेंट दी, फिर कंपनी ने क्या किया, पैसा मंगवाना शुरू कर दिया, कॉल करने की शुरू कर दी कि लाओ लाओ पैसा लाओ, हमारा पैसा लाओ, है ना। तो अगर कोई पर्सन कंपनी के पैसे देने में समर्थ नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो क्या करेगी कंपनी, मुझे ज़रा बताइए। तो क्या करेगी कंपनी उनके शेयर्स को जब्त कर लेगी ना, कंपनी उनके शेयर को जब्त कर लेगी। वो कंपनी का पैसा नहीं देंगे तो कंपनी उनके शेयर जब्त कर लेगी। अपने नॉर्मल घरेलू एग्जांपल में आते हैं, जैसे हम ये कहते हैं ना कि अगर तेरा पैसा उसने नहीं दिया तो तू उसकी सामान रख ले, कहते हैं ना, ऐसे ही कंपनी के अंदर होता है। अगर कंपनी का पैसा नहीं देगी, कंपनी तुम्हारा सामान रख लेगी। सबका सामान क्या है, तुम्हारा शेयर है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ एनी शेयर होल्डर या मेंबर नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल की पेमेंट नहीं की, या फिर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं की, प्रीमियम की पेमेंट नहीं की, है ना, तो क्या करेगी, नेम ऑफ द डिफॉल्टिंग मेंबर इज रिमूव, उस मेंबर का नाम क्या है, रिमूव कर दिया जाएगा। कहाँ से, रजिस्टर्ड में से,
ठीक है। सीज टू द राइट टू रिसीव एनी प्रॉफिट, सीज होता है उसके जो राइट है वो क्या है, खत्म कर दिए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे अगर कोई उसको राइट था प्रॉफिट को रिसीव करने का। अगला पॉइंट क्या कहते हैं, द मेंबरशिप इज आल्सो टर्मिनेट, उसका जो मेंबरशिप है वो भी क्या है, खत्म हो जाएगी। ठीक है। अगर इनको आपको इनके नोट्स चाहिए, इनकी जो वीडियो ये जो चैप्टर है इनके नोट्स चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है डेथ ऑफ द पर्सन पार्टनर, ये कर चुके हैं। अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, हमने एक्विजिशन जब हमने पढ़ा था कि जब हम कैसे मेंबरशिप को एक्वायर करें, वहाँ पे एक पॉइंट आया था टर्मिनेशन ऑफ द शेयर। टर्मिनेशन क्या होता है, जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर वो पागल हो जाता है, लंसिक हो जाती है, तो उस केस के अंदर वो जो है मेंबरशिप होती है वो उसके नॉमिनी को दे दी जाती है। नॉमिनी समझ में आया ना, कैसे हमने बैंक का एग्जांपल लिया था अभी थोड़ी देर पहले। तो कहते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर इज डन, ट्रांसमिशन कर दिया जाएगा। शेयर्स ट्रांसफर इज नॉमिनी बाय द लॉ प्रोसीडर, लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या है, शेयर्स किसके कर दिया जाएगा, ट्रांसफर उसके नॉमिनी को। ऑल द अथॉरिटी ऑफ इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके सारे जो राइट्स हैं, अथॉरिटीज है, वो किसको दे दी जाएगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दी जाएगी। और डिसीज जो शेयर होल्डर है उसकी जो मेंबरशिप उसको टर्मिनेट खत्म कर दिया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ द शेयर सेम पॉइंट है, वैलिड सरेंडर ऑफ द शेयर, दैट मीन्स आपने क्या किया, सरेंडर का मतलब होता है वॉलेंट्रियल क्या करना, कुछ रिटर्न कर देते हैं। वॉलेंट्रियल क्या है, आपने उसको वापस कर दिया शेयर को। ये सभी चीजें आपने क्या है मेथड्स के अंदर पढ़ ली है। नेक्स्ट आता है डिक्री ऑफ द कोर्ट, मीन्स कि कोर्ट के माध्यम से आपको अगर कोई टर्मिनेशन करवाते हैं, कोर्ट के माध्यम से क्या है आप अपने जो शेयर मेंबरशिप को ख़त्म करवाते हैं, तो ये भी एक तरीका है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, वापस लौटाना। आपको मैं बताती हूँ, जो डिबेंचर होते हैं और जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ये दोनों को रिडीम किया जाता है, वापस किया जाता है, बट इक्विटी को कभी भी रिडीम नहीं किया जाता। ये याद होगा जब हमने अकाउंट्स के चैप्टर पढ़ते हैं, जब हम क्या करते हैं, उनके अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, है ना। अकाउंटिंग कौन सा थर्ड ईयर के अंदर ये आया था, मुझे इसका नाम नहीं याद है, हाँ एडवांस अकाउंट होगा शायद, हाँ एडवांस अकाउंट है। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि रिडीम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स और रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स को हम रिडीम करके उनकी मेंबरशिप को ख़त्म कर सकते हैं। तो 8वां पॉइंट है कैसे, वाइंडिंग अप के टाइम। वाइंडिंग अप क्या होता है, कंपनी को बंद किया जाता है, कंपनी बंद होने की कगार पे होती है ना। या तो कोर्ट के द्वारा हो सकती है या कंपनी मेंबर के जो म्यूचुअल कंसेंट होती है उसके द्वारा हो सकती है। ऑल द लायबिलिटी पेड बाय द कंपनी मेंबर, जितनी भी लायबिलिटी होती है कंपनी मेंबर के द्वारा पे कर दी जाती है। देन द मेंबर इज टू बी टर्मिनेट फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से वो अपने आप से छुटकारा पा लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। वीडियो थोड़ा लेंथी होगी बट आपको कंसेप्ट जरूर क्लियर होंगे। कंसेप्ट के बेस पे ही हमारे चैनल का नाम है कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। सो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये चैनल जो है स्पेशल एजुकेशन सिस्टम के लिए बनाया है और हमेशा बनाते रहेंगे। इस पे ऊपर वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि एक बच्चे ने बहुत ही अच्छे मोटिवेशन किया था कि मैम आप बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हो, हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो, फ्री नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इसलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सो अब हम पहुँचते हैं राइट ऑफ द मेंबर। राइट ऑफ मेंबर का मतलब क्या है कि आपको जब आप मेंबर बन जाते हो कंपनी के, तो आपको क्या क्या अधिकार होते हैं कंपनी के अंदर गतिविधियों करने के लिए। क्या क्या अधिकार होते हैं, 5 तरह के अधिकार होते हैं। 5 तरह की ग्रुपिज्म में बांटे हुए हैं क्या मेंबर्स के राइट्स को। सबसे पहली बात, आपको मेंबर्स के राइट्स कहाँ डिफाइन होते हैं, स्टैट्यूटरी राइट के अंदर। स्टैट्यूटरी राइट क्या होता है, वो आपने पढ़ा होगा स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, ऐसे प्रोविजंस जो रूल रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है ना। तो स्टैट्यूटरी राइट वो राइट होते हैं, ऐसे प्रोविजंस होते हैं, ऐसे रूल रेगुलेशन होते हैं जो हर एक मेंबर के लिए एप्लीकेबल होता है और हर कंपनी को उन मेंबर्स को वो सभी राइट देने पड़ते हैं। ठीक है, और ये जो राइट होते हैं कहाँ मेंशन होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये कहेंगे कि हर जगह घूम के कहाँ जाते हैं, MOA और AOA पे भाई आएंगे, क्योंकि ये तो मेन प्रिंसिपल 2 डॉक्यूमेंट्स है। जब भी कोई कंपनी शुरू करती है तो पहले ये 2 डॉक्यूमेंट देखते हैं कौन, जैसे हमारे स्कूल के अंदर एडमिशन होने के लिए हमारी
सॉरी कॉलेज के अंदर एडमिशन होने के लिए हमारी +2 की डिग्री देखते हैं, है ना। +2 का जो सर्टिफिकेट होता है वो देखते हैं कि हाँ तुम +2 पास आउट हो, क्या तुम बीकॉम में, बीएससी में, बीए में एडमिशन ले रहे हो, है ना। तो ये भी क्या होते हैं, एमओए हमारा मेन प्रिंसिपल होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है जब भी कोई कंपनी शुरू होती है। अब हम बात करते हैं राइट्स के बारे में। इंडिविजुअल के लिए क्या राइट है, इंडिविजुअल समझ में आया। इंडिविजुअल कौन होता है, कोई भी मेल या फीमेल ऐसा व्यक्ति जो क्या है सिंगल है, वन पर्सन को ही इंडिविजुअल कहते हैं। इंडिविजुअल के लिए क्या राइट है, वो कहते हैं सबसे पहले राइट क्या है कि राइट टू ट्रांसफर द शेयर। ट्रांसफर ऑफ द शेयर का मतलब समझ में आ गया कि आप अपने शेयर्स को सेल परचेज कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम। राइट टू इंस्पेक्ट द सर्टेन बुक। सर्टेन बुक, इंस्पेक्ट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। आप अपनी कंपनी की बुक ऑफ अकाउंट्स को, रजिस्टर्स को, इंडेक्स को, रिटर्न को, कॉपी को, किसी भी सर्टिफिकेट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप चेक कर सकते हो। इसे इंस्पेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं, और आपको अगर उसकी कॉपी भी चाहिए ना तो आप उसकी कॉपी भी करवा सकते हैं। राइट टू ऑब्टेन अ कॉपी, किसकी कॉपी, जो आपने जो भी चीज़ आपने बुक किया है या फिर कोई डॉक्यूमेंट किया है या रिटर्न किया है कि कंपनी ने आरटीआई फिल की है या नहीं, कहीं इनकम टैक्स रिटर्न फिल किया है नहीं, कुछ भी अगर आपको चाहिए तो उसकी आपकी कॉपी लेने का पूरा अधिकार होता है। चौथा अधिकार क्या है इंडिविजुअल के केस में ही, राइट टू प्री एम्पिटिशंस। एम्पिटिशंस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंपनी चाहती है अपने शेयर्स को इंक्रीज करना, मान लीजिए अभी उसके शेयर्स क्या है 10 लाख हैं, वो क्या करना चाहती है 10 लाख और शेयर इंक्रीज करना चाहती है, तो सबसे पहले इन 10 लाख शेयर्स को परचेज करने का अधिकार किसको देगी, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देगी। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या फिर उसके मेंबर्स को देगी, उसे बोला जाता है राइट टू प्री एम्पिटिशन। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू बी रिगार्डिंग मीटिंग। मीटिंग का मतलब क्या है, कंपनी के अंदर मीटिंग होती है। मीटिंग किस लिए होती है, अगर मीटिंग के अंदर मान लीजिए कोई प्रोविजन पास आउट करना है, मीटिंग के अंदर मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है, मीटिंग के अंदर मान लीजिए कोई अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए भी मीटिंग की जाती है। उन सभी मीटिंग को अटेंड करने के लिए आपके पास वो राइट होता है कि आपको वो नोटिस दे, आप उसे अटेंड करें, उसके अंदर बोलने, आप उसमें अपनी एडवाइस दे, वो सभी राइट आपको मिलते हैं। ठीक है, राइट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ ऑडिटर। अब आपके पास ये ऑडिटर क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो सिलेबस है, ये वाला जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5th के अंदर आएगा आपके, और इसमें ये ऑडिटर क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, ठीक है, और कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट को चेकआउट करने के लिए कि हाँ कंपनी ने अपने बुक ऑफ अकाउंट को ठीक बनाया है या नहीं बनाया है, उसको चेक करता है। और ये ऑडिटर कंपनी का नहीं होता, ये ऑडिटर बाहर से बुलाया जाता है कि कहीं इससे लेन देन करके सेटलमेंट ना कर ले, तो इसलिए बाहर से इंडिविजुअल ऑडिटर बुला सकता है कि हाँ कंपनी के अकाउंट्स को चेकआउट करिए, इसे बोलते हैं ऑडिटर। और जो अकाउंट चेकआउट होता है उसे बोलते हैं ऑडिट। ऑडिट करने वाले पर्सन्स को बोलते हैं ऑडिटर। क्लियर, अब इतना समझ लीजिए, जो बुक ऑफ अकाउंट को चेक करने के लिए बाहर से व्यक्ति बुलाए जाते हैं, बुक को ऑडिट करने के लिए बाहर से व्यक्ति को बुलाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑडिटर कहेंगे। ठीक है, राइट टू अप्लाई फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ लिक्विडेटर। लिक्विडेटर का मतलब क्या होता है, लिक्विडेटर का मतलब क्या होता है, लिक्विडेटर का मतलब होता है जब कंपनी को बंद किया जाता है, तो कंपनी को कोई भी मेंबर ये कह सकता है कि कई बार क्या होता है, शक होता है ना, कंपनी बंद क्यों होती है, जब शक की कगार में होती है या फिर कोई इसने गलत काम किया या फिर कोई मिशन कंप्लीट हो जाती है ना। बट कंपनी के मेंबर्स को ये पूरी तरह से विश्वास नहीं है कि कंपनी के जो मैनेजर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो कंपनी के वो वाइंड अप अच्छी तरह से करेंगे, तो कंपनी के जो पर्सन है, जो ये मेंबर है, वो कोर्ट में दलील कर सकते हैं कि हमारी कंपनी को बंद करने के लिए एक आप पर्सन को अपॉइंट कीजिए, उसे बोला जाता है लिक्विडेटर। क्लियर, मैं आपको हर एक वर्ड का मतलब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो वर्ड है ना, अभी क्लियर हो जाएंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इन्हीं वर्ड से क्या है एक पूरा ढांचा बन जाएगा। अगर आप एग्जाम में इन वर्ड का यूज़ करोगे तो क्या होगा, एग्जामिनर को ये होगा कि हाँ आपको कुछ आता है, एग्जामिनर को ये दिखाना है हमें आता, लो चेक करो, इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। मैंने की पॉइंट्स लिखे हुए हैं जस्ट, ठीक है, आपकी बुक के अंदर पूरी तरह इस तरह से एक्सप्लेन मिलेगा, यही बातें लिखी होंगी जो मैंने भी आपको बताई है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कलेक्टिव राइट ऑफ ए मेंबर। कलेक्टिव राइट ऑफ मेंबर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे तो क्या था कि इंडिविजुअल को राइट दिए हुए हैं, कलेक्टिव राइट का मतलब है यहाँ पर सभी मेंबर मिलकर उनके लिए राइट है,
सबसे पहली बात क्या कहती है, राइट एनफोर्सेबल बाय द मेजोरिटी ऑफ ए क्या लिखो, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है राइट ऑफ एनफोर्सेबल बाय द डिफिनेट मेजोरिटी। ये कहते हैं कि अगर, सुनिए ध्यान से, अगर आपको कोई चेंज करवाना है, सिंपल मेजोरिटी होती है, एक डेफिनेट मेजोरिटी होती है। अगर आपको क्या करना है, कोई भी सिंपल सा चेंज करवाना है, मान लीजिए कि इंक्रीज करनी है शेयर कैपिटल, अपॉइंट करना है ऑडिटर, अपॉइंट करना है लिक्विडेटर, तो क्या होगा, आप सिंपल रेजुलेशन पास करोगे। दो तरह के रेजुलेशन होते हैं, एक तो जनरल रेजुलेशन बोलते हैं, वैसे आपको पता होगा फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जनरल रेजुलेशन होता है, एक होता है स्पेशल रेजुलेशन, इसे हम सिंपल भी बोल देते हैं, काफ़ी सारे नाम हैं, ठीक है। सिंपल रेजुलेशन या फिर जनरल रेजुलेशन क्या होता है, कंपनी, जैसे हम क्लास में मॉनिटर की देखते हैं ना, कौन बनेगा मॉनिटर, है ना, तो उसमें क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। मान लीजिए क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं, अगर वो बच्चों ने 30% क्या है, किसी ने वोट दे दी है, 30 किसी और को दी है कि 30 किसी और को दी है, अगर 50-50% है तो उसे क्या कहेंगे, जनरल। अगर वोट हमारी 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों में से मान लीजिए 10 ने एक तरफ दी है, 50 ने एक तरफ दी है, ये 90% वोट होगी। अगर वोट क्या है 70% से ज़्यादा हो जाए या फिर 70% है तो स्पेशल रेजुलेशन होता है। तो यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है, जनरल रेजुलेशन पास करके कोई काम करवाना है उनके पास राइट है, या फिर डेफिनेट मेजोरिटी का मतलब होता है जहाँ पर आप क्या है, जनरल मेजोरिटी के साथ साथ आप स्पेशल रेजुलेशन भी क्या करते हो, पास करते हो। स्पेशल रेजुलेशन मीन्स कि जहाँ पर 70% क्या है लोग एक तरफ हो और 25% लोग एक तरफ हो, ये उनके पास राइट होते हैं, ठीक है। आता है हमारा डॉक्यूमेंट्री राइट। दिख नहीं रहा। डॉक्यूमेंट्री राइट का मतलब क्या होता है, ऐसे राइट जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं। जैसे कि आपको प्रॉफिट रिसीव करने का होता है अधिकार, आपको कोई अगर कोई गलत काम हो रहा है उसको विरुद्ध आप बोल सकते हो, ठीक है। अपने शेयर्स की अपनी मीटिंग को अटेंड कर सकते हो, आप क्या है पार्टिसिपेशन कर सकते हो, ये सभी क्या है आपके डॉक्यूमेंट्री, आपके डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। दीज इंक्लूड the right that are to be granted to the member by the memorandum of association and article of association, ठीक है। जैसे कि रिसीव डिविडेंड, कंपनी प्रॉपर्टी इन केस ऑफ द वाइंडिंग अप, ठीक है। ये सभी चीज़ें क्या है, सभी चीज़ें अगर लिखी हो उसे हम डॉक्यूमेंट्री राइट बोलते हैं। फिफ्थ राइट क्या है, लीगल राइट। लीगल राइट का मतलब क्या है, आपके ऊपर पाबंद है, लीगली है, जैसे कि द लॉ ऑफ द लैंड granted to a member of a company the right to appeal to court in a case of the fraud। अगर मान लीजिए कोई काम आपने मान लीजिए काम किया है, ठीक है, कोई आपने काम किया है और उसके ऊपर क्या है, कोई जो काम करने के लिए कंपनी ने आपको क्या की है, लैंड दी है, या फिर क्या है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी दी है जहाँ पर आपको काम कंस्ट्रक्शन करना शुरू करना है ना, तो आपके पास वो लीगल राइट है कि उस डॉक्यूमेंट्री को चेकआउट करें, ठीक है। जो जहाँ की ज़मीन है उसको चेकआउट करें, कितना मटेरियल लगेगा उसके लिए बिल पास कराएं, मतलब हर एक काम लीगली होगा, ठीक है। कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई भी मिसप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए राइट है, ठीक है। और इसके विरुद्ध लाइबिलिटीज क्या रहेंगी, हमारा ये लास्ट टॉपिक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने किए हैं। कैसे मेंबरशिप को एक्वायर करते हैं, कैसे टर्मिनेशन करते हैं, राइट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, और सबसे पहले हमने क्या किया था, मीनिंग पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और कौन कौन पर्सन मेंबर बन सकता है। सो अब लाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो लाइबिलिटी क्या होती है, कंपनी के रिगार्डिंग उस मेंबर की क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या लाइबिलिटीज है। सबसे पहली बात है लाइबिलिटी टू पे द प्राइस ऑफ द शेयर। शेयर्स के प्राइस को पे करने के लिए सबसे पहला उसका अधिकार होता है, दायित्व होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन ने मान लीजिए इसने इससे बुक खरीदी है ना, इसने मान लीजिए मिस्टर एक्स है, एक सेकेंड, ये मिस्टर वाई है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बुक सेल की है, तो इसका ये मिस्टर वाई की लाइबिलिटी है कि वो उसको पेमेंट करे। अगर पेमेंट नहीं करेगा तो वो उससे क्या कहेगा, लाओ मेरी बुक वापस दो। अगर उसने वापस नहीं दी तो ये क्या हुआ, एक अच्छा इंसान नहीं है। तो एक लाइबिलिटी क्या होती है, जब एक पर्सन मिस्टर एक्स ने जब किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज किया तो उसकी पेमेंट भी करनी होगी। इफ द मेंबर हैज टू मेड द कॉन्टैक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रॉडुलेंट मिस इन्फॉर्मेशन। अब इसको रोको, अभी ये समझ में आया जो मैंने अभी समझाया।
जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे ध्यान से सुनना एक सेकेंड, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बीच में कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में होता है? एक पर्सन के बीच में होता है जो कि कंपनी का होता है, और एक दूसरा पर्सन होता है जो आउटसाइडर होते हैं, है ना। तो कंपनी का मेंबर कंपनी के बारे में सारी डिटेल बताएगा, आउटसाइडर अपने बारे में सारी डिटेल बताएगा। ये इसके सामने पूरी तरह से खुलासा करेगा कंपनी के बारे में कि असलियत में इसकी इतनी एसेट्स है, असलियत में इसको इतना पैसा लोगों को देना है, असलियत में इसने लोन इतने पैसों का ले रखा है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से बतानी होगी, कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट हम किसकी लायबिलिटी पढ़ रहे हैं? मेंबर की लायबिलिटी पढ़ रहे हैं। मेंबर की लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं कि अगर आप मेंबरशिप ले रहे हैं कंपनी के, तो आपको कंपनी को ये बताना होगा कि मेरे ऊपर किसी के द्वारा केस नहीं किया हुआ, ठीक है ना, मैं इंसॉल्वेंट हूँ, मैं साउंड माइंडेड हूँ, ठीक है ना, मैं किसी के प्रेशर में आके ये मेंबरशिप ले रहा हूँ। ये सभी चीज़ें क्या है आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बतानी होगी। मेरे ऊपर कोई किसी भी तरह का प्रभाव नहीं है, फ्रॉडुलेंट नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, किसी के प्रभाव के कारण मैं आपके इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होता हूँ। अगर होता भी है तो फिर क्या होगा? अगर मेंबर इस तरह से होता है तो क्या होगा? ये राइट है उसके पास कि कॉन्ट्रैक्ट को कुछ एक टाइम होती है, टाइम लिमिट होती है 30 दिन, 60 दिन, 31 दिन, उस टाइम लिमिट के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे? रेपुडिएट कर दे, वो तोड़ दी, ठीक है। समझ में आया? जितनी बातें बोल रही ना दिमाग में सेट कर लो, सारी लिख के आ जाना। 100% गारंटी देती हूँ बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं थ्योरी के, क्योंकि थ्योरी को कैसे अटेम्प्ट करते हैं मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कभी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी, ठीक है। सो अभी सेकंड पॉइंट पे आते हैं, लायबिलिटी इज अनलिमिटेड कंपनी। ये कहते हैं कि अगर कोई पर्सन ने अनलिमिटेड कंपनी में एंटर किया हुआ है तो उसके रिगार्डिंग में उसकी लायबिलिटी है। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है? जहां पर उस मेंबर की लायबिलिटी क्या है? फिक्स नहीं होती। जहां पर उस मेंबर की लायबिलिटी क्या है? अनफिक्स होती है, मीन्स की जो फिक्स नहीं होती। अगर कंपनी को लॉस हो जाता है, ये लाइक अ सेम पार्टनरशिप की तरह होता है। अगर कंपनी को लॉस भी हो जाता है तो इस पर्सन को अपने घर की संपत्ति, अपने घर के जो एसेट्स हैं उनको बेचकर कंपनी की लायबिलिटी को पे ऑफ करना होगा, इसलिए बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी लिख सकते हैं, अनलिमिटेड कंपनी नाम से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी इन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जब मैंने काइंड ऑफ अ कंपनी पढ़वाया था उसके अंदर बताया था कि लायबिलिटी 3 तरह की होती है, लिमिटेड अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड बाय गारंटी होती है, और लिमिटेड बाय एट द एंड ऑफ द वाइंडिंग अप होती है। गारंटी का मतलब क्या होता है? जब कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम होगी, मीन्स जब कंपनी खत्म होगी तो गारंटी मैं करता हूँ कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा। जैसे कहते हैं ना कि हाँ ये इंसान बढ़िया है, जब अगर ये पे नहीं कर पाया तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, मैं इसके पैसे दे दूंगा, होता है ना। तो इसी तरह से मेंबर भी करते हैं कंपनी के साथ कि मैं लिमिटेड गारंटी लेता हूं कि अगर जब कंपनी बंद होगी मैं 10 लाख का कंट्रीब्यूशन करूंगा, चाहे 10,000 का कंट्रीब्यूशन करूंगा। तो ये होती है लायबिलिटी, आपको उस लायबिलिटी को पे ऑफ करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लायबिलिटी इन केस ऑफ द रिडक्शन ऑफ ए मेंबर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही एग्जाम की जो कम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, आगे आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर सीटेट की तैयारी करोगे कॉमर्स की स्ट्रीम से, यहाँ पर ये पॉइंट ज़रूर पूछते हैं। क्या पॉइंट है? सबको पता है, हम पब्लिक कंपनी एग्जाम्पल लेते हैं, प्राइवेट दोनों का लिखा हुआ है। प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 मेंबर होते हैं मिनिमम, कितने? मिनिमम। और पब्लिक कंपनी के अंदर 7 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं, 200 से ज़्यादा होते हैं, और इसमें कोई लिमिट नहीं होती। अगर कोई कंपनी, मान लीजिए प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कर लेंगे, पब्लिक कंपनी मिनिमम मेंबर 7 की बजाय वो 5 लेकर अपनी कंपनी को चला रहे हैं, और कंपनी के मेंबर्स को भी पता है ये इलीगल है, कंपनी के अंदर कम से कम 7 मेंबर तो होने चाहिए, और ये सभी को पता होते सराते वो कंपनी अपने बिजनेस को लगातार 6 महीने तक चला रही है, और ये बात पता चल गई हमारे कंपनी एक्ट के अंदर को जो संभालने वाले से, हम कहते हैं ना कि अदालत को पता लग गया तुम्हारे जुर्म के बारे में, है ना, तुम्हारे द्वारा किए गए पापों के बारे में पता लग गया, तो आपके ऊपर केस दायर हो जाता है। इसी तरह से कंपनी के ऊपर भी केस हो जाएगा कि आप मेंबर्स के ऊपर केस दायर होगा कि आप सभी को पता है कि कितने होने चाहिए मेंबर? 7, पर 5 का क्या काम कर रहे हो?
अगर कर रहे हो तो 6 महीने हो गए तुम्हें काम करते हो, तुमने कभी नोट नहीं किया। तो क्या होगा, तो कंपनी के अंदर मान लीजिए यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी भी थी, तो कंपनी के यहाँ पर अगर जब पकड़े जाते हैं 6 महीने तक काम किया करे जाते हैं तो उनकी जो लायबिलिटी थी लिमिटेड की बजाय क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, तो कहते हैं ना रिडक्शन ऑफ अ मेंबर, अगर मेंबर्स क्या है कम हो गए हैं, मेंबर अगर उसकी लिमिट से कम हो गए हैं तो जितनी लायबिलिटी थी वो लायबिलिटी नहीं मानेंगे, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी मानेंगे, ऊपर से पेनल्टी ठोकेंगे, ऊपर से आपके ऊपर क्या है केस दर्ज करेंगे, आपको प्रिजन में डाल देंगे, इसकी जेल में डाल देंगे। तो ये सभी चीज़ें आपकी लायबिलिटी है, आपको इन सभी चीज़ों से बचना है, आपको ऐसे काम नहीं करने हैं। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑन अ ट्रांसफर। ट्रांसफर के बारे में बात की जाए, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, याद है कोई एग्जाम्पल याद है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का? हाँ ठीक है, फिर ठीक है। मिस्टर एक्स ने कहा था कि मैं तुम्हें शेयर्स को ट्रांसफर कर रहा हूँ, है ना, मिस्टर एक्स ने बोला था और मिस्टर वाई ने भी ले लिया था। मिस्टर एक्स ने मान लीजिए 1/4/2021 को दिया है और 10/10/2021 को कंपनी क्या होगी, बंद हो गई है। तो इस केस में पता क्या होगा, ये कहते हैं जब तक ट्रांसफर करने के 1 साल तक, 1 साल या 1 साल के अंदर अंदर कंपनी बंद हो जाती है ना, तो जो मिस्टर एक्स ने की गई ट्रांसफर है ना वो ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि मिस्टर एक्स को पहले ही अंदाजा हो जाता है कि कंपनी बंद होगी, तो मैं जल्दी से छुटकारा पा लेता हूँ। पर कंपनी भी तो बहुत ही चतुर चालाक है, कंपनी मीन्स कि कंपनी के जो एक्ट बनाने वाले जो लोग हैं वो बड़े चतुर चालाक हैं कि मेंबर अपनी लायबिलिटी से ऐसे पीछे नहीं हट सकते। जब तक 1 साल नहीं होता, कंपनी अगर लगातार रनअप करती रही है कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद चाहे बंद हो जाए वो अलग बात है, 1 साल तो होना चाहिए, है ना। बट 1 साल के अंदर अंदर अगर बंद हो गई है तो कंपनी के जो पहले वाला जो शेयर होल्डर है, पहले वाला जो मेंबर है, उस मेंबर की जो भी लायबिलिटी थी वो एज इट इज रहेगी। ध्यान से सुनना अभी यहाँ पे, ऑन द ट्रांसफर ऑफ द शेयर टिल द नेम ऑफ द ट्रांसफी इज एंटर्ड इन द रजिस्टर्ड में तो एंटर कर देंगे द ट्रांसफर। इफ अ कंपनी वाउंड अप विद इन अ 1 ईयर, अगर कंपनी क्या है बंद हो गई 1 साल के अंदर अंदर, ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द शेयर के ट्रांसफर के 1 साल के अंदर अंदर कंपनी बंद हो गई है, द नेम ऑफ द ट्रांसफर इज आल्सो एंटर्ड इन द सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी के साथ साथ उसे क्या करेंगे, उसका नाम दोबारा से एंटर कर देंगे और अलोंग विद द ट्रांसफी के नाम के साथ साथ प्लस का निशान पा देंगे या फिर अलोंग लिख देंगे, करंट होल्डर के साथ उसका नाम लिख देंगे और जो लायबिलिटी ट्रांसफी की बनेगी मिस्टर वाई की बनेगी, वो लायबिलिटी मिस्टर एक्स की भी बनेगी। पढ़िए ना फंडे में, है ना। तो बिल्कुल ध्यान रख के आपको ऐसी चीज़ें करनी होगी, ये आपकी लायबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है लायबिलिटी एज अ मेंबर। लायबिलिटी एज अ मेंबर का मतलब क्या हुआ, व्हेन ए पर्सन हैज नॉट एग्री एंड डज नॉट वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी बट हिज नेम हैज टू एंटर द रजिस्टर। ये कहते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन मेंबर बन गया, वो लायबिलिटी लेने के लिए इच्छुक नहीं है और उसका नाम एंटर भी है, तो ये बट उसको जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो कंपनी वो मैं उस मेंबर के लिए वो लायबिलिटी होगी, उसे वो पे ऑफ करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज द लायबिलिटी विद कंसेंट ऑफ मेंबर। इंक्रीज द लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, मेंबर अपनी सहमति से क्या कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, आप मेरी 10 लाख भी लायबिलिटी बनते हैं ना, कोई नहीं, मैं आपके 100 लाख लायबिलिटी बना लेता हूँ। वो अपनी कंसेंट से, अपनी सहमति से क्या है कंपनी के अंदर लायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बोल सकता है, अपनी मतलब कि अपने दायित्व को, अपनी ड्यूटी को बढ़ा दी उसने ऑटोमेटिकली, ये उसके ऊपर डिपेंड है। टेकिंग ए शेयर इन अ फिक्टिशियस नेम। फिक्टिशियस नेम होते हैं नकली नाम पर वो कोई और शेयर्स ले लेता है, गलत बात है। नकली ये कहते हैं ना कि या जैसे कि अब एग्ज़ाम चले हुए हैं फिलहाल बीएड के, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ मिस्टर एक्स का पेपर है, ठीक है, मिस्टर वाई कहते हैं कि तू छोड़, मैं तेरी जगह बैठ जाऊँगा। क्या हुआ, फिक्टिशियस नेम हुआ, मिस्टर एक्स की जगह यहाँ ऐसे कर ले, हो गया वाई की जगह एक्स, क्या हुआ, प्रॉक्सी हो गया ना कि इसकी जगह ये बैठ के काम कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये एक लायबिलिटी है, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए मेंबर्स को। सो यहाँ पर आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, वेरी मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। सबसे पहली बात तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, ये जो क्वेश्चन है ये आपको एक बार देख लेना, जो भी मैंने करवाया है ना वही है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है,
मोड ऑफ द एक्विजिशन ऑफ मेंबर, मोड ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द मेंबरशिप। आपको बता देती हूँ, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी मैं आपको पूरे चैप्टर में से, हर एक पूरा सिलेबस में से। सो ये जो चैप्टर हो गया है फिनिश, और नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है क्योंकि बहुत पहले मैं इसकी डाल चुकी थी। सो थैंक्स अ लॉट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेहनत लगती है बच्चों। आपकी जो फीस है क्या है, जस्ट ओनली सब्सक्राइब करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, है ना। तो आपका क्या जाता है, जस्ट ओनली आपको शेयर करना है, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ द 4th सेमेस्टर। सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।